एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है। क्लास 2 जो कि हमने मैथ के अंदर जीरो लेवल से शुरू की है और जीरो लेवल की क्लास ये है। यहाँ पर भी हम कुछ साधारण बातें सीखने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने संख्या पद्धति के बारे में जाना। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। जैसे हमने प्राकृत संख्या की बात करी, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। उसके बाद हमने पूर्ण संख्या जो कि 0 से शुरू होती है। पूर्णांक संख्या जो होती है जिसमें 0 और प्लस की और माइनस की सभी संख्याएं शामिल होती है। परिमेय संख्याएं जिनको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा अपरिमेय संख्याएं जो जिनको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते और जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है। इसके अलावा हमने 0 की बात करी, 0 परिमेय संख्या होती है। उसके बाद हमने 22/7 की बात करी, 22/7 भी परिमेय संख्या होती है। पाई जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल होते हैं वो भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये तमाम चीज़ें हम पिछले वीडियो के अंदर सीख चुके हैं, देख चुके हैं। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरा जो वीडियो लेकर के आए हैं उसमें भी हम कुछ संख्याओं की चर्चा करेंगे। तो इसमें हमारा पहला जो है वो है सम संख्या। पहला क्या है? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर। वैसे तो सम संख्या क्या होगी? जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, लेकिन यहाँ पर हम गिनती की संख्याओं से ही समुच्चय को निर्धारित करेंगे। अगर अपने को समुच्चय लिखना हो तब हम 2 से शुरू करेंगे, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से। अगर आपको समुच्चय लिखना हो, सम संख्याओं का समुच्चय, तो वो तो होगा 2, 4, 6, 8 कोमा डॉट 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 डॉट, यानी कि इस प्रकार से 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है। ये सभी की सभी क्या है, हमारी सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। अब दोस्तों, इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है साथ में, जिस संख्या में जिस संख्या में 2 का भाग जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सम संख्या। अब देखो, 0 है, 0 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। -8 है, इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे 16 है, इसके अंदर भी 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 0, -8 ये भी सभी के सभी क्या है, हमारी सम संख्याएं हैं। क्या है? हमारी सम संख्या। ये भी आपको ध्यान में रखना। अगर आपको समुच्चय लिखने को कहा जाए कि सम संख्याओं का समुच्चय क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर क्या है, तब तो हम 2 से शुरू करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या हमारी सम संख्याएं हैं। इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि विषम संख्या क्या होती है, क्या कहा जाए? विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या का मतलब है ओड नंबर। क्या है? ओड नंबर। ओड नंबर पूछा जाए तो ओड नंबर होगा जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। अगर आपको इसका सेट लिखने को कहा जाए तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से डॉट 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 करके। या परिभाषा लिखने को कहा जाए तो हम कहेंगे जिस संख्या में जिस संख्या में 2 का भाग जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? विषम संख्या कहेंगे। अगर आपको सेट लिखने को कहा जाए तो 1, 3, 5 इस प्रकार से आप बताएंगे। परिभाषा पूछा जाए तो आप कहेंगे कि जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। उसके बाद हम बात करी थी अभाज्य संख्या की, भी हमने बात पहले कर ली थी पिछले वीडियो के अंदर। एक बार और देख लेते हैं। अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है? जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, भाग नहीं जाता है, अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। उसको क्या कहते हैं? अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसी में हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या। कौन सी हो जाएगी? हमारी भाज्य संख्या।
तो भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्या का भाग जाता है। तो परिभाषा हो जाएगी, जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता है, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ संख्याएं लिख रहे हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो अपने को पता है दोस्तों, 2 में 2 का जाता है, 2 में 1 का जाता है, 3 में 3 का भाग जाता है और 3 में 1 का जाता है, यानी स्वयं का और 1 का भाग जाता है, इनके अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। तो 2 और 3 क्या हमारी अभाज्य संख्या है। 4 की बात करें तो 4 में 4 का जाता है, 4 में 1 का भी जाता है और 4 में 2 का भी भाग जाता है, यानी एक और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्या का भाग जाता है। तो इसका मतलब 4 हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 5 में 5 का जाता है और 5 में 1 का जाता है, इनके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, तो 5 हमारी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। 6 की बात करें तो 6 में स्वयं का जाता है, 6 में 1 का भी जाता है, 6 में 2 का भी जाता है और 6 में 3 का भी पूरा भाग जाता है। तो 6 हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम भाज्य और अभाज्य को जो है पृथक कर सकते हैं, भाज्य और अभाज्य को हम पृथक कर सकते हैं। और इसमें आपको ये भी मैंने बताया था कि 2 जो है वो एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम भी है। और 1 के बारे में भी आपको बताया था कि 1 न तो भाज्य की श्रेणी में आती है और न ही अभाज्य की श्रेणी में आती है। तो इसका थोड़ा आप लोग ध्यान में रखोगे। इसके अलावा दोस्तों संयुक्त संख्याएं कौन सी होती है, कंपोजिट नंबर, ये भी ध्यान में रखना। संयुक्त संख्या कौन सी होती है, संयुक्त संख्या उसको कहा जाता है, एक तरह से भाज्य संख्या ही होती है जो एक और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से क्या हो, जिसमें भाग जाता हो। क्या होंगी, ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा भी अन्य संख्या से विभाजित हो, एक व स्वयं के अलावा भी अन्य संख्या से विभाजित हो, एक व स्वयं के अलावा भी अन्य संख्या से विभाजित हो, उनको हम क्या कहते हैं भाई, संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 4 है तो 4 4 से विभाजित हो रही है, 4 1 से भी विभाजित हो रही है, 4 2 से भी विभाजित हो रही है, तो 4 क्या है, हमारी संयुक्त संख्या है। मैं 9 की बात करूं तो 9 9 से विभाजित हो रही है, 9 1 से विभाजित हो रही है, 9 इससे विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है, तो 9 भी हमारी क्या है, संयुक्त संख्या है। तो हम कह सकते हैं एक तरह की भाज्य जो संख्याएं होती है उनको क्या कहते हैं, अपन संयुक्त संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं दोस्तों सह अभाज्य संख्याएं। ये क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं ये क्या होती है, ऐसी दो संख्याएं होती है, ऐसी संख्याओं का युग्म होता है जिनका एचसीएफ क्या हो, हमारा 1 हो। ऐसी संख्याओं का युग्म, ऐसी संख्याएं, दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। एचसीएफ कितना हो, 1 हो। जैसे मैंने कहा 4 और 5, 4 और 5 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, हमारा 1 आएगा। 4 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो इनको क्या बोलेंगे अपन, सह अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या। जैसे 8 और 9 है, अगर इनका एचसीएफ निकालेंगे तो भी कितना आएगा, हमारा 1 आएगा। तो भी एचसीएफ कितना आएगा, हमारा 1 आएगा। यानी इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। कॉमन फैक्टर क्या है, इनमें 1 है। तो अगर एचसीएफ दो संख्याओं का 1 आ रहा है तो उनको क्या कहते हैं अपन, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसके बाद देखो एक और कल वाली क्लास के अंदर हमसे छूट गया था। जैसे ये है हमारा वर्त है,
इसके अंदर एक वर्त मैंने और बनाया है, फिर एक वर्त और बनाया है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं अंदर वाले को बोल देता हूं कि ये अंदर वाला जो है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो इसमें कौन सी संख्याएं होंगी? 1 2 3 4 इस प्रकार की संख्याएं होंगी इसमें शामिल। अगर इसमें हम 0 शामिल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। इसमें अगर हम नेगेटिव वाली संख्या भी शामिल कर लें, -3 -2 इस प्रकार से डॉट 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 -1, तो ये क्या बन जाता है? हमारा क्या बन जाता है? पूर्णांकों का समुच्चय बन जाता है। पूर्णांकों का समुच्चय बन जाता है। एक वर्त हम और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। अब ये जो संख्याएं हैं जितनी भी, इनको हम कह सकते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और अपरिमेय संख्याओं को हम अलग से लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? अपरिमेय संख्या को है वो हम अलग से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? हमें समझना ये है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है, ये कथन सही है। लेकिन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है, ये कथन क्या है? गलत है। फिर कहें कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय जो है वो पूर्णांकों का समुच्चय होता है, ये कथन सही है। इसका उल्टा जब हम पढ़ेंगे कि पूर्णांकों का समुच्चय पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है, तो ये कथन सत्य नहीं होगा। और हमें पता है कि परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक भी शामिल होते हैं, पूर्ण संख्या भी शामिल होती है, और कौन सी? प्राकृत संख्या भी शामिल होती है। जब अंदर से हम बाहर की ओर जाएंगे तो कथन सत्य होता जाएगा, और जब हम बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कथन असत्य हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों अगर मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं अपन? वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस प्रकार का कथन अगर कहीं पूछा जाए तो आप इसका इस प्रकार से उत्तर दे सकते हो। किस प्रकार से? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? पूर्णांकों का समुच्चय होता है, सॉरी, पूर्ण संख्या का समुच्चय होता है। पूर्ण और प्राकृत दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो ये आपको याद रखना है। और परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय मिलकर के क्या बन जाएगी? हमारी वास्तविक संख्या बन जाएगी। अब हम यहाँ कुछ कथन लिख रहे हैं, उसको आपको बताना है कि सत्य है या असत्य है। मैंने कहा कि सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये बात सही है। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या किसमें है? पूर्ण संख्या में है। तो ये कथन क्या है? हमारा सत्य है। कथन क्या है? सत्य है। विलोम क्या होगा इसका? असत्य। विलोम क्या होगा इसका? असत्य। विलोम क्या होगा इसका? असत्य होगा। क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं जो होती है वो क्या नहीं होती? हमारी प्राकृत संख्या नहीं होती। क्योंकि जीरो जो होती है वो प्राकृत संख्या नहीं होती है। जीरो जो होती है प्राकृत संख्या नहीं होती है। अगर मैं कहूं कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, सभी पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। बात तो सही है, जितने भी पूर्ण संख्याएं होती है वो पूर्णांक होती है। तो कथन क्या है हमारा? सत्य है। लेकिन विलोम क्या होगा इसका? असत्य होगा। विलोम क्या होगा इसका? असत्य होगा। क्योंकि पूर्णांकों के अंदर नेगेटिव संख्या भी होती है, जबकि नेगेटिव संख्या पूर्ण संख्याओं में नहीं होती है। फिर अगर मैं कहूँ कि पूर्णांक सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, तो हम अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, केंद्र से परिधि की ओर जा रहे हैं, तो कथन तो क्या है? ये हमारा सत्य है। कथन क्या हमारा? सत्य है। लेकिन दोस्तों इसका विलोम क्या होगा? असत्य होगा। विलोम क्या होगा इसका? असत्य होगा। उसके बाद अगर हम कहें कि सभी पूर्णांक अपरिमेय होती है, सभी पूर्णांक अपरिमेय होती है, तो ये कथन सत्य नहीं है। सभी पूर्णांक अपरिमेय होती है तो कथन क्या होगा हमारा? असत्य होगा। कथन क्या होगा हमारा? असत्य होगा।
अप्रिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है? एक तो पाई होती है, पाई अप्रिमेय होती है। एक हमने ई की बात करी, ई भी अप्रिमेय संख्या होती है। और साथ में क्या होती है? अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल। अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल, अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल जो होते हैं वो हमारी क्या होते हैं? अप्रिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार का कथन अगर आपसे पूछा जाए तो उसका राइट आंसर आप जो है इस हिसाब से बता सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक कथन और हम लिख रहे हैं कि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। अगर इनको हम जोड़ दें, एक परिमेय संख्या है और एक हमारी अपरिमेय संख्या, अगर इनको हम घटा दें, परिमेय में परिमेय जोड़ दें और परिमेय में अपरिमेय घटा दें, या परिमेय संख्या को गुणा कर दें हम अपरिमेय संख्या से। किससे कर दें? अपरिमेय संख्या से गुणा कर दें। या परिमेय संख्या में अगर हम भाग दे दें अपरिमेय संख्या का, परिमेय संख्या में अगर हम भाग दे दें अपरिमेय संख्या का, तो यहाँ पर ये सभी की सभी क्या आएगी? हमारी अपरिमेय आएगी। दोस्तों ये भी ध्यान में रखना है, क्या आएगी? अपरिमेय संख्या आएगी। ये भी अपरिमेय होगी और ये भी क्या होगी? अपरिमेय होगी। और ये भी क्या होगी? हमारी अपरिमेय होगी। और ये भी क्या होगी? हमारी अपरिमेय होगी। तो आपको याद रखना है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणन, भाग, ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। हम या नोट लगा करके लिख लेते हैं। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, योग, अंतर, गुणन और भाग, ये क्या होती है? अपरिमेय होती है। क्या होती है? अपरिमेय होती है। क्या होती है भाई? अपरिमेय होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणा, भाग क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पाई की हमने दोस्तों बात कर ली थी, और पाई क्या हमारी अपरिमेय संख्या होती है। और ई की हमने बात करी, ई भी हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ई भी हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। 22/7 क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर एक परिमेय ले रहे हैं और एक क्या ले रहे हैं अपन? अपरिमेय ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक परिमेय और एक अपरिमेय होगी, तब रिजल्ट जो आएगा वो कैसा आएगा? हमारा अपरिमेय संख्या आएगी। अब एक बात और करते हैं अपन, एक हमने दोनों संख्याएं हमने अपरिमेय ले ली, ठीक है ना? दो अपरिमेय संख्याओं का, दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणन, योग, अंतर, गुणन, भाग अपरिमेय हो, यह आवश्यक नहीं है। अपरिमेय हो, अपरिमेय हो, यह आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम एग्जांपल ले, दो संख्याएं ले ली हमने, 4 + √5, 4 + √5, और इसमें एक संख्या जोड़ दी मैंने, 3 - √5। आपको पता है ये अपरिमेय है और ये भी क्या है? अपरिमेय। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय होती है योग, परिमेय और अपरिमेय का अंतर भी अपरिमेय होती है। इसका मतलब दोनों संख्याएं क्या हमारी? अपरिमेय। जब इनको जोड़ेंगे तो +5 से -5 कट जाएगा और ये कितना आएगा? 7, जबकि 7 क्या आ जाएगी? हमारी परिमेय। तो आवश्यक नहीं है कि एक दोनों ही संख्याएं अपरिमेय हो तो उनका योग क्या हुआ? हमारा उनका योग क्या हुआ? हमारा अपरिमेय आए, अपरिमेय आए। जिस प्रकार से अब हम अंतर की बात करें तो 4 + √3, कोई संख्या ले ली मैंने, 4 + √3, और इसमें से मैंने घटाया 3 + √3, ये मैंने घटाया। आपको पता है कि ये अपरिमेय संख्या है और ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसमें से अगर हम ये घटाएंगे तो आपको पता है 4 में से 3 गया, क्या बच गया? 1,
और प्लस √3 में से माइनस √3 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0। 0 क्या आ गई हमारी परिमेय संख्या आ गई, 0 हमारी क्या आ गई परिमेय संख्या। तो योग दो अपरिमेय संख्याएं हैं, उनका योग अपरिमेय हो ये आवश्यक नहीं है, उनका अंतर अपरिमेय हो ये भी इसका आवश्यक नहीं है। इसके अलावा गुणा की बात करें तो मैंने √5 को गुणा कर दिया 2√5 से, ये पता है अपने को अपरिमेय संख्या है, ये भी अपने को पता है अपरिमेय संख्या है, इनकी गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 2 गुणा √5 हो जाएगा 5, कितना आया हमारा 10 आया, ये भी क्या है हमारा परिमेय, क्या आया हमारा परिमेय। इसका मतलब ये भी आवश्यक नहीं है कि दो अपरिमेय संख्याओं, दो अलग अलग संख्याएं हैं √5 और 2√5, लेकिन इनका गुणनफल क्या आ रहा है हमारा परिमेय संख्या आ रहा है, गुणनफल क्या आ रहा है परिमेय संख्या आ रहा है। अब भाग की बात करें तो जैसे 6√3 भाग में दे दिया मैंने 3√3 का, अब ये दोनों संख्याएं अलग अलग है 6√3 और 3√3, और दोनों ही संख्या क्या हमारी अपरिमेय है, लेकिन जब हम इसमें भाग देंगे तो √3 से √3 कट गया और 6 में 3 का भाग दें तो क्या आ गया 2, 2 क्या आ गया हमारा परिमेय, 2 क्या आ गया हमारा परिमेय। तो दोस्तों ये आवश्यक नहीं होता कि दो अपरिमेय संख्या होती है तो उनका योग अंतर गुणा और भाग भी अपरिमेय हो, वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसमें हमारा एक टॉपिक छोटा सा और बचा है इसमें, वो है कि अपने को ये पता करना हो, कोई भी संख्या दे रखी है, ये पता करना हो कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा या कैसा होगा शांत होगा। तो हम क्या करेंगे ये देखने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, उसके जो हर है, हर के गुणनखंड जो है, हर के गुणनखंड अगर आपका इस प्रकार से है, 2 की कोई पावर है और 5 की कोई पावर है n, अगर हर के गुणनखंड इस रूप में बन रहे हैं, हर के गुणनखंड इस रूप में बन रहे हैं तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है, उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होता है शांत होता है। और इस प्रकार के गुणनखंड 2 और 5 के अलावा बन रहे हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि 36/100, वैसे ये तो आपको पता ही है, दिख ही रहा है कि 36 में 100 का भाग देंगे तो 0.36 आएगा, तो दशमलव प्रसार तो शांत है। लेकिन आप 100 के गुणनखंड करके देखिए, 36/100 के गुणनखंड करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 100 को लिख सकते हैं अपन 20 गुणा 5 लिख सकते हैं, 20 गुणा 5, या हम इसको ये लिखें 25 गुणा 4 लिख लें, इसको हम 36 बटा इसको क्या लिख लें 25 गुणा 4, 25 चौक 100 होता है, और ये भी हम चाहे तो काट सकते हैं, इसको लिख लें अपन 18 और इधर लिख लिया अपने 5 की घात 2, 5 की घात 2, और ये बच जाएगा हमारा 2, 2 की घात 1, 2 की घात 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हर के जो गुणनखंड बन रहे हैं तो 2 की घात और 5 की घात में बन रहे हैं, 2 की घात और 5 की घात में बन रहे हैं, तो इनका दशमलव प्रसार जो है वो क्या होगा शांत होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा इसका शांत होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा इसका शांत होगा। अगर मैं लिखूं 1/11, अब 11 यहाँ तो कोई गुणनखंड इसके नहीं बन रहे हैं, 11 के गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप के नहीं बन रहे, 2 और 5 के गुणनखंड नहीं बन रहे, तो उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत होगा। तो ये दोस्तों हमारी दूसरी क्लास थी, हालांकि इसमें थोड़ा सा टॉपिक था, इसमें हमने सम संख्या की बात करी, विषम संख्या की बात करी, अभाज्य संख्या की बात करी, भाज्य संख्या की बात करी, सहअभाज्य संख्या की बात करी, संयुक्त संख्या की बात करी। बिल्कुल साधारण सा टॉपिक था, अगले पीरियड के अंदर हम बिल्कुल और आसान सरलीकरण का टॉपिक लेने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, नमस्कार, धन्यवाद।